नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। अब जो है पूरा चुनाव आपने लोकसभा चुनाव पूरा देखा, इसके बाद एग्जिट पोल भी आए और साथ में एग्जिट पोल के साथ-साथ कल 2 राज्यों के नतीजे आए हैं, पूर्वोत्तर के 2 राज्य जिसमें एक अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और सिक्किम में एक नया सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा और वहां पर जो है आपको बहुत कुछ नया दिखेगा। उस पर बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे एग्जिट पोल के नतीजों पर कि एग्जिट पोल ने जिस प्रकार से बिहार और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में जिस तरीके से चीजें बताई हैं और जिस तरीके से महाराष्ट्र, खासतौर पर महाराष्ट्र में जो उलटफेर देखने को मिल सकता है, उस पर भी बात करेंगे। और बात करने के लिए रोजाना की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अरुण चौबे सर, संपादक इंडिया.com के। तो अरुण सर, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से उन्होंने एक इतिहास बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और कांग्रेस के लिए वहां पर बहुत ही ये झटका कह सकते हैं हम कांग्रेस के लिए कि वहां पर उन्हें सिर्फ एक सीट मिली। हाँ, धन्यवाद नरेश। ये नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट्स का चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब चुनाव का प्रोसेस शुरू हुआ लोकसभा का, तो उसी के साथ में जो है राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई। पूर्वोत्तर के ही एक राज्य मणिपुर से शुरू हुई और मणिपुर से शुरू होने का मतलब ये था कि पूर्वोत्तर के राज्यों को एक साथ करना और वहाँ की 25 सीट में जो है एक तरह से मास मोबिलाइजेशन करना, कांग्रेस के कार्डर्स को जो है रीएनर्जाइज करना। तो ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो दिखता तो फिर जो है यहाँ की अरुणाचल की सीट में आप देखेंगे कि प्रेमा खांडू जो दूसरी बार जीते हैं। और अब मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि ये किसी ज़माने में कांग्रेस में 2016 में कांग्रेस को ही तोड़ के आए थे 43 एमएलएज लेके, और इस बार जो है उन्होंने जो फिर से रिपीट किया है। और इसमें सबसे आश्चर्य की बात है उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। पिछली बार 50% के आसपास था, इस बार 54 के से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। तो ये भी मार्जिनल इंक्रीज है देखा जाए तो बीजेपी के कार्यक्रम के साथ में, और इनकी पॉपुलैरिटी को दिखाता है। 2014 में अगर इनको देखा जाए तो इन लोगों ने जो सीट हासिल की थी उससे कुछ सीट भी ज़्यादा इन्होंने पाई है। तो मैं ये कह रहा था परसेंटेज का बढ़ना, और कांग्रेस के लिए मैं कहूँगा कि इनका परसेंटेज जो है 3 सीट पिछली बार, कांग्रेस जो है 4 सीट पिछली बार जीती थी और 16%। बिल्कुल, जो एक सीट कांग्रेस ने निकाली वो भी आखिरी दौर में निकाली सर। जब हम काउंटिंग जब चल रही थी तो शुरुआती जो 6 या 7 राउंड थे तो उसमें कांग्रेस तो बिल्कुल शून्य दिखा रहा था, जी कोई जी भी जी। उसमें काउंटिंग में आगे नहीं तो थी। वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस वहां पर बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गई है, तो मैंने कहा ना कि पिछली बार जैसे 4 सीट जीत के 17% के करीब इनका वोट बैंक था, वही खिसक के ये 5% के आसपास जो है एक सीट हो गई, 5.5% वोट परसेंटेज हो गया है। ये बहुत अलार्मिंग है। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा इस पे कि जहां से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वहां पर जो है लोगों के आक्रोश को हम जो है अपने चुनाव में अपने अपने मतों में परिवर्तित करेंगे, ऐसा हुआ नहीं। दूसरी सीट सिक्किम की बात है, दूसरे राज्य सिक्किम में छोटा सा राज्य है, 32 वहाँ पर सीट्स हैं। तो 32 में से जो है 31 सीट जो है सिक्किम क्रांति मोर्चा जी, हाँ एसकेएम, जिसके प्रेम सिंह तामांग हैं, वहाँ के लोकल नेता हैं। किसी जमाने में सिक्किम में एक पवन चामलिंग हुआ करते थे जिन्होंने 24 साल से ऊपर तक लगातार चीफ मिनिस्टर रहे, तो उनका उस स्टेट से एक दूसरा रिकॉर्ड भी बना हुआ है, 5 सरकार लगातार तकरीबन 5 टर्म उनको बने रहने का। तो वहाँ पर जो ये प्रेम सिंह तमंग हैं, इन्होंने जो इस बार लैंडस्लाइड विक्ट्री की है, बीजेपी का परसेंटेज वहाँ बढ़ा नहीं है। बीजेपी को मात्र जो है देखा जाए तो देख रहा हूं कि पिछली बार तकरीबन 2% था, तो इस बार जो है उनका तकरीबन 5% वोट बैंक बढ़ा है। वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है, लेकिन इसके साथ में बता दूं कि जो एसकेएम है अभी भी एनडीए का हिस्सा है, तो वहाँ भी एनडीए का पार्ट है। तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के साथ में ही वो पार्टी अभी भी, भले ही इन लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन तामांग साहब ने कहा कि हम लोग जो है एनडीए के हिस्सा अभी भी हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में जो बीजेपी अपनी बात कह रही थी कि 25 में से हम लोग मैक्सिमम सीट जीतेंगे, उसकी एक तरह से देखा जाए उसका प्रतिबिंब झलक रहा है नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में। एग्जिट पोल के नतीजों पर आते हैं। 1 जून को एग्जिट पोल आए, लेकिन एग्जिट पोल में अगर हम सीधी सीधे बात करते हैं, महाराष्ट्र शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में अगर आपने डेटा, अगर आप 3 या 4 एग्जिट पोल के अगर नतीजे देखेंगे तो उसमें जो महाविकास आघाड़ी है उसको बढ़त दिखा रहा है। हालांकि कुछ उसमें क्या है कि बराबरी एक तरीके से देख सकते हैं। 3 या 4 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि एनडीए को बढ़त मिल सकती है, करीब 3 या 4 ये दिखा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को 25 सीटों तक आ सकती है। तो क्या लगता है कि क्या उद्धव ठाकरे का बीजेपी से दूर होना बीजेपी को नुकसान दे रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो 2019 में जब बीजेपी और शिवसेना एक साथ लड़े थे, तो बीजेपी और शिवसेना मोस्ट नेचुरल अलायंस हैं।
देखा जाए तो सबसे अगर नज़दीकी अलायंस होता है विचारधारा को लेकर तो शिवसेना और बीजेपी का जो कि हुआ था, और उस चुनाव में बीजेपी ने 23 सीट जीती थी और शिवसेना ने भी 18 सीट जीती थी, तो दोनों मिलकर 41 सीट आउट ऑफ 48 जो 41 इन लोगों ने जीता था। इस बार शिवसेना दो धड़े में आ गई है, तो बीजेपी जैसा कि आ रही है उसमें सीट्स बीजेपी की ज़्यादा कम नहीं हो रही। बीजेपी के साथ जो घटक दल हैं जिसमें से 15 सीट 28 सीट पे बीजेपी, अजीत पवार वाली जो एनसीपी है उसका और साथ में शिंदे वाली शिवसेना है शिंदे के उनका हाँ उनका कम हो रहा है। शिंदे की जो शिवसेना है उसमें आप देखेंगे कि शिंदे की शिवसेना को इन्होंने तकरीबन दिया था 15 सीट, 15 सीट पे वो लड़ी है, बीजेपी 28 सीट पे लड़ी है, अजीत पवार की पार्टी 4 सीट पे लड़ी है। तो उसमें कारण ये दिख सकता है क्योंकि मैंने कहा ना कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था, वहाँ पर जो आइडियोलॉजिकल बेस टकरा रहे थे और जो काडर बेस यानी सोशल बेस भी टकरा रहा था। तो उसमें जो है शिवसेना में जो है जो कि शिंदे और ठाकरे साहब की पार्टी एक ही पार्टी जो अलग अलग हुई, तो इसमें से जैसे 15 सीट पे वो लड़ रही थी शिवसेना, तो 15 में से आप देखेंगे कि 13 सीट पे शिवसेना वर्सेस शिवसेना लड़ रही है। आप इस तरीके से देखेंगे। अगर सर नतीजे अगर उद्धव ठाकरे अगर शिवसेना की बात करें, अगर शिवसेना वर्सेस शिवसेना में अगर लड़ाई है, उद्धव ठाकरे के पक्ष में नतीजे जाते हैं कल, तो ये तो सीधे सीधे ये प्रूफ कर देगा कि अभी भी लोगों की जो मानसिकता है या जो लोग सोच रहे हैं कि शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे है। जी हाँ, एक तरह से आप देखेंगे कि शिवसेना जो एक विक्टिम कार्ड खेल रही है। उद्धव ठाकरे ने जो है अपनी पार्टी के साथ जितना चुनाव प्रचार किया है उसमें ने ये दर्शाया है कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो वो धोखा होना और उनके पीठ में छुरा घोंपना ये एक सेंटिमेंटल कार्ड है। जो सेंटिमेंटल कार्ड उन्होंने प्ले अप किया है वहाँ पर, उसका परिणाम कितना मिलता है ये जो है ये जो है हम लोग जो है फिलहाल जो बाद में पता चलेगा 4 जून को जो है सब चीजें आ जाएंगी। एनसीपी के साथ भी मुझे देखने को मिलता है कि एनसीपी का मतलब अभी भी महाराष्ट्र में लोग अजीत पवार नहीं वो शरद पवार जानते हैं, क्योंकि वो उन्होंने पार्टी शुरू की और वो अभी भी सबसे बड़े नेता हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि एनसीपी के जो वोट हैं वो शरद पवार की ओर ज्यादा जा सकते हैं। हाँ, आप इस तरह से कह देंगे कि अभी भी जो पवार साहब वहाँ पर जाने जाते हैं, और दादा जो अजीत पवार है वो दादा हैं और पवार साहब हैं, तो वहाँ पर भी उसी तरह की लड़ाई हो रही है। 4 सीट में से 2 सीट जो है एनसीपी वर्सेज एनसीपी लड़ रही हैं, और एक आप सोचे होंगे जो बारामती सीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से शरद पवार साहब लगातार जीतते रहे, वहाँ पर उनकी जो है उनकी बेटी सुप्रिया सुले लड़ रही हैं और अजीत पवार की पत्नी लड़ रही हैं। वो जो कि हमेशा सुप्रिया सुले को चुनाव में प्रचार में हमेशा मदद किया करती थी, वही उनकी इस बार प्रतिद्वंदी हैं। तो बारामती सीट है और उसके अलावा शिरूर सीट है। 2 सीट पर जो है इन लोगों की इस तरह की कटुता बनी हुई है। तो 4 में से 2 सीट पर जबरदस्त घमासान है। अब इन सब ये बहुत फंसी हुई सीट हैं, इनके बारे में कोई जो है पूरी तरह से कह नहीं सकता है कि ये जीतेंगे ही। तो इस तरह का कंफ्यूजन जो महाराष्ट्र में बना हुआ है वही आप देखेंगे कि जो है एग्जिट पोल के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि महाराष्ट्र में जो है हो सकता है बीजेपी की सीट्स कम हो, यानी महायुति यानी एनडीए की सीट्स कम हो सकती हैं। इस तरह का कंफ्यूजन है। अगर हम थोड़ा सा आगे निकले और ममता बनर्जी की बात करें पश्चिम बंगाल की, तो ममता दीदी ने बिल्कुल ही नकार दिया है एग्जिट पोल को। और क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखा रहे हैं, लगभग 7 एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो 25 से 28 या 20 से 25 के बीच में आ सकती हैं। मतलब ममता दीदी को करीब 15 सीटें ये लोग दे रहे हैं, पोल्स भी करीब 15 सीटें दे रहा है। तो ममता दीदी ने बिल्कुल नकार दिया है। तो क्या वाकई में एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हो सकते हैं? अभी कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैंने जैसा आपसे इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो महाराष्ट्र क्रूशल स्टेट है, स्विंग स्टेट में आता है। उसी तरह से बिहार के बाद जो है वेस्ट बंगाल बहुत क्रूशल स्टेट है, वहाँ भी स्विंग हो सकता है। वहाँ दोनों तरफ स्विंग हो सकता है, या तो वो पूरी तरह सुधर जाएगा या फिर बीजेपी और एनडीए के पक्ष में आएगा। अगर एनडीए के पक्ष में आता है और एग्जिट पोल के रिजल्ट्स अगर उनके रुझान हम लोग जो कह सकते हैं कि वही इशारा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो है ममता बनर्जी का नुकसान इसलिए भी दिख रहा है कि ममता बनर्जी के जो है चुनाव के शुरुआती दौर में ही आपने देखा होगा बसीरहाट की सीट, वहाँ से जो है बीजेपी ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया जिसमें महिला हितों को महिला सुरक्षा को लेकर एक आंदोलन खड़ा हुआ। तो वो एक बड़ा कारण हो सकता है। प्लस महिला उनके साथ में टीएमसी के साथ में कांग्रेस का अलायंस न होना, ये भी एक बड़ा कारण है। उन्होंने जो है कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया। वो उन जो वोटों का बिखराव होना और त्रिकोणात्मक संघर्ष होना, उसमें बीजेपी को शायद एडवांटेज हो सकता है। बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा आगे और निकलते हैं, बिहार की बात करते हैं, क्योंकि इस बार जो है आरजेडी ने बहुत अच्छी फाइट दी है एनडीए को। जिस तरीके से हमने देखा, तो
तेजस्वी यादव लगातार मैदान में थे और बहुत अच्छा चुनाव इस बार लड़ा है उन्होंने, और कहा ऐसा जा रहा है कि ये चुनाव का फायदा तेजस्वी यादव को इस वक्त ना हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो अच्छी फाइट देंगे इस बार, ऐसा माना जा रहा है। क्या लगता है आपको? हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर एक तरफ जहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी का करिश्मा यानी उनकी गारंटी काम कर रही थी बिहार में, वहीं वहीं दूसरी तरफ से जो है तेजस्वी यादव का जो है उनके 17 महीनों का जो कार्यकाल में, जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, 4 लाख बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट की बात वो करते थे कि इतने दिन में हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, प्लस उनकी यूथ लीडरशिप का जो जो एक तरह से आकर्षण होता है बिहार में ज़बरदस्त बना है। तो वो उस कॉम्बिनेशन को हिला नहीं, भले ही ना हिला पावें, लेकिन उन्होंने आने वाले समय की लड़ाई में अपने को जो है बिल्कुल सिद्ध कर दिया। और मैं आपको बताऊं, जो बिहार का कॉम्बिनेशन है, बिहार में आप बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक, जेडीयू का जो नॉन यादव ओबीसी, प्लस उनका जो महादलित के साथ जो 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 वो कॉम्बिनेशन कोयरी कुर्मी का जो दल है, ये सब जो नॉन ओबीसी, जो इसमें जो नॉन यादव ओबीसी है, वो एक कॉम्बिनेशन, प्लस उसके साथ में आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी की जो महादलित पार्टी है, प्लस पासवान की जो वोट बैंक 5% है, प्लस उसके साथ जो कुशवाहा वोट बैंक, जो जो कुर्मी और कोयरी की जो मैंने बात कही, जो नॉन यादव वोट बैंक है, तो ये सब जो कॉम्बिनेशन मिलता है, क्योंकि बिहार में जाति जो है, ये जो जातीय गणित है, ये फिट बैठती है चुनाव के परिणामों को प्रभावित करती है। तो इस बीच में आप देखेंगे कि उन लोगों का जो कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, उसमें जो है MY मेनली जो है आप देखेंगे कि मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन जो आरजेडी के साथ में है, प्लस उसके साथ कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। तो इसलिए जो है कांग्रेस के पास या तो 15% वोट बैंक होता, वो भी नहीं है, तो इसलिए वो मजबूत तो अच्छी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो जो 40 में से आप यूँ कहेंगे कि 10-15 सीट जीतेंगे, वो थोड़ा मुश्किल दिखता है। 5 सीटों पर उनको जो है बढ़त मिल सकती है। एग्जिट पोल भी सर यही दिखा रहा है। तो चलिए सर, हमने चुनाव की बात कर ली, एग्जिट पोल की बात कर ली, अब सीधे कल के रिजल्ट की बात करते हैं। कल नतीजे आने वाले हैं, तो आप भी सुबह से ही ये देखिएगा। हम लोग सुबह करीब 6 बजे से आपको नतीजों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी उसके वोटों की, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष को एक उस पर शिकायत है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास विजय से लेकर उनको शिकायत ये है कि पहले उनकी जो डिमांड है कि पोस्टल बैलेट के जो नतीजे हैं वो एक बार आ जाए, फिर ईवीएम के नतीजे आए। हालांकि कुछ चेंजेस इलेक्शन कमीशन में इस पे किया। तो आपको क्या लगता है कि क्या अगर चेंजेस जो हुए हैं उससे कांग्रेस के या विपक्ष के वोटों पर असर पड़ सकता है? देखिए, पोस्टल बैलेट मैं कहूँगा कि 2 स्टेट्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, हिमाचल है और उत्तराखंड के लिए। वहाँ पर जो है आप देखेंगे कि पोस्टल बैलेट्स जो है मैक्सिमम आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आर्मी में या सेना में या उसके जो और अर्धसैनिक बलों में ज़्यादातर लोग वहाँ पर हैं, तो वो लोग पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करते हैं। और पहले दौर में अगर पहले हो जाएगा तो एक मॉरल बूस्टिंग भी हो जाएगी, अगर उसमें जो है, चूँकि वो सब एरियाज कांग्रेस के परंपरागत जो एक तरह से देखा जाए तो उनकी ज़मीन रही है, तो उन लोगों का मानना है कि वहाँ से जो एक मॉरल बूस्टिंग होगी पोस्टल बैलेट में, वो लोग अच्छा करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, या फिर जो जो लोग अग्निवीर वाली स्कीम को कह रहे हैं कि हम लोग रेगुलर भर्ती में तब्दील कर देंगे, तो इससे वो लोग उत्साहित हैं कि एटलीस्ट जो पोस्टल बैलेट जो होगा उसमें वो लोग अच्छा करेंगे। तो शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि वो लोग उस तरह का जो है अपनी तरफ स्विंग करना, जो है वोटों का जो रुझान, जो स्विंग करने की स्थिति को दिखाना, उस पर अदरवाइज उनको लगता है कि क्योंकि इस बार बहुत सारी सीट पे जो है क्लोज कंटेस्ट होगा, हो सकता है 1000 से 3000 के जो है मार्जिन पे कुछ जगहों पे जीते, तो इस स्थिति में हो सकता है कि कांग्रेस को बेहतर रिजल्ट दिखे, ये भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल। अभी भी आप लोगों को हम बता दें कि तस्वीर जो जिस तरीके से एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भारी बहुमत दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक मौका, कुछ भी कह सकते हैं, अभी कुछ भी हो सकता है रिजल्ट में, उसको हमें इंतजार करना चाहिए। हाँ, अभी ये मान के नहीं बैठना चाहिए कि एग्जिट पोल जो बता रहे हैं कि वही 100% सत्य होगा, ये नहीं मानना चाहिए मुझे ऐसा। जी, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, तो अभी हम लोगों का कल तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। कल 12 बजे तक लगभग तस्वीर, जब तक 10 या 12 राउंड की काउंटिंग नहीं होती है, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। तो कल सुबह से ही करीब 6 बजे से हम लोग लाइव के जरिए आपको काउंटिंग के शुरुआत से लेकर अंत तक कौन जीत रहा है, कौन आगे है, कौन बढ़त बना रहा है, रुझान क्या कर रहे हैं, ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लाइव आप तक पहुंचाएंगे। और साथ में पोल पंच भी 3 बजे से हमारा चलते रहेगा, और जो सीटें जहां पर क्लोज फाइट है उस पर क्या समीकरण बने, उस पर भी हम बात करेंगे। पूरा पॉलिटिकल एक बातचीत हमारी दिन भर रहेगी सर। तो आप कल दिन भर हमारे साथ जुड़े रहेगा इंडिया.com के साथ। हम लगातार कल आपको हर एक पल की अपडेट देंगे, और साथ में हार जीत के बाद जो हार के कारण रहे, और बीजेपी अगर जीतती है, अगर या कांग्रेस जीतती है, जो भी सीट जहां से भी जो जीतेगा, उसके जीतने के भी उसके पीछे क्या
उन्होंने मेहनत की वो भी हम बताएंगे, और हारने के पीछे क्या कारण रहे वो भी हम बताएंगे। लगातार आप पोल पंच का जुड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।